वेलकम स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। हम कृतिका भाग 2 के पार्ट का विवेचन कर रहे हैं। अभी तक हम 2 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है साना साना हाथ जोड़िए। अब ये क्या है? साना साना हाथ जोड़िए एक भगवान को की जाने वाली प्रार्थना है जो कि सिक्किम में गाई जाती है। उसी के अंश को लेकर ये एक पूरा पार्ट बनाया गया है। इस पार्ट के अंदर क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसके लिए जानने के लिए आप बुक में आपने बहुत सारी पूरी स्टोरी पढ़ी होगी। हम उसी का पूरा सार बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसे हमारी लेखिका मधु कांकरिया जी कर रही हैं। इन्होंने सिक्किम की यात्रा करी और उस बीच उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, क्या चीज़ उन्होंने अनुभव किया कि सिर्फ पहाड़ों पे ही नहीं, समतल भूतल पर भी बहुत सारी चीज़ें समान होती हैं। हम भारत में रह रहे हैं, चाहे हम पहाड़ों पर रहें, चाहे हम समतल जगह पर रहें, हमारे अंदर पाई जाने वाली फीलिंग्स हमारे देश के लिए एक जैसी होती हैं। तो इसी सारे जो फीलिंग्स है इनका विवेचन मधु कांकरिया जी ने किया है। चलिए हम इसका सार स्टार्ट करते हैं। अब आपको कहानी शुरू होती है, लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटोक घूमने जा रही हैं। तो ये यात्रा अपनी ट्रेन से शुरू करती हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ जाती हैं? सिक्किम। वहाँ ट्रेन से यात्रा शुरू करती हैं। उसके बाद जब ये पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं तो वहाँ एक जीप हायर करती है जिसमें इनकी फ्रेंड और इनके एक गाइड होते हैं जितेन नागरे। इनकी फ्रेंड का नाम होता है मणि और खुद हमारी लेखिका है मधु कांकरिया। साथ में कुछ और क्या कहते हैं आपके पर्यटक हैं। तो ये अब यात्रा शुरू हो रही है हमारी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगी। यानी कि इन्होंने जब शुरू की अपनी यात्रा तो पहाड़ों पर ट्रेन से शुरू की। उसके बाद ये जाके रात में एक होटल में ठहरी। जब सुबह उठी तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि क्या कहते चारों तरफ बड़ा अच्छा नज़ारा है। और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वो एक युवती से मिली। तो उन्होंने उनको एक कविता, एक भगवान की प्रार्थना वो गा रही थी, साना साना हाथ जोड़िए। तो उसी का हिंदी अनुवाद है, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगी। तो ये यहाँ पर उससे पहले इन्होंने रात अपनी बिताई थी। तो रात में इन्होंने क्या कहा कि आप किस तरीके से वहाँ का नज़ारा लग रहा था। पहाड़ों पर चारों तरफ लाइट जल रही थी, जैसे लग रहा था पूरा आसमान जो है वो ज़मीन पर उतर आया। उनको बहुत सुंदर वो लगा। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे मानो कि आसमान धरती पर उतर आया हो, चारों तरफ तारे ही तारे बिखरे हों। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका अभी आगे आएगा। इस एक लाइन से रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन आएगा कि इसको एक्सप्लेन करिए कि ये क्या है। फिर अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण वो कंचनजंगा की चोटी नहीं देख पाई। मतलब मॉर्निंग में जब सुबह उठी और युवती से उन्होंने एक प्रार्थना सुनी तो जहां ये ठहरी थी वहां से कंचनजंगा की आपको दिखाई दे रही थी, चोटी दिखाई देती, सबने कहा। लेकिन पहाड़ों पे जैसे आप जानते हैं मौसम बिगड़ जाता है तो उनको कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई। लेकिन जब उन्होंने ढलान पे देखा तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हरियाली, उन्हें बहुत अच्छा नज़ारा तब भी देखने को मिला। फिर उसी दिन उन्होंने गैंगटॉक से 49 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उसमें उनकी सहयात्री थी मणि और गाइड जितेन नागरे साथ में रवाना हुए। ध्यान रखिएगा इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इनके नाम पे बेहद फोकस कीजिएगा आप लोग। और जगह जगह जिन जगहों पे हम जा रहे हैं, जैसे सिक्किम की यात्रा शुरू करी तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ से शुरू करी? आपकी गैंगटॉक गए, फिर वहां से उन्होंने यूथोंग गए। तो इन सब जगहों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इन 3 लोगों ने यात्रा शुरू करी। वहां के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हमारे देश में बहुत सारे धर्म माने जाते हैं लेकिन सिक्किम में ज्यादातर बौद्ध धर्म माना जाता है। रास्ते में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों की लगाई
सफेद पताकाएं और रंगीन पताकाएं देखी। सफेद पताकाएं क्यों लगाई जाती है? उनका मानना था कि जब एक बौद्धिस्ट खत्म जो मर जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तो उनकी याद में सफेद पताकाएं लगाई जाती है। लेकिन जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। तो मधु कांकरिया जी ने जब वहां पर ये पताकाएं देखी तो जितेंद्र से ये प्रश्न किया कि आखिर ये पताकाएं क्यों लगाई गई। तो उन्होंने यही बताया कि जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं लगाई जाती। पताकाएं का मतलब होता है छोटे छोटे झंडे लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर और अगर हम कुछ नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम रंगीन पताकाएं लगाते हैं। अब वहां से कवि लोंग स्टोंग, अब ये फिर एक जगह का नाम आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कवि लोंग स्टोंग नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान दिखाया। जब हम आगे बढ़े तो वहां पर एक बहुत अच्छा फेमस झरना था, तो वहां पर बताया गया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिर वहीं से वहां पर लेपचा और भूटिया, देखिए यहाँ पे दिया है, वहीं लेपचा और भूटिया जातियों का शांति वार्ता स्थल भी देखा गया। प्राचीन समय में ये दो ऐसी प्रजातियां थी जो आपस में लड़ती रहती थी। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने शांति के लिए एक संधि करी, और ये संधि कहां पर हुई? कवि लोंग स्टोंग पर ही हुई थी। तो ये दो जातियां हैं आपकी, लेपचा और भूटिया जाति। फिर वहीं एक कुटिया में पापों को धोने वाली प्रेयर व्हील थी। बौद्धिस्ट का मानना है कि एक प्रेयर व्हील होती है, ऐसे करके गोल गोल करके कुछ व्हील्स लगाई जाती है जिनको घुमाने से आपके पापों का नाश होता है। जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है। तो यही अभी एक क्वेश्चन भी आएगा कि किस तरीके से आपको पहाड़ी और समतल जगहों के लोगों की धारणाएं इक्वल लगती हैं। फिर ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखिका को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिखने लगे और हिमालय की विशालता दिखने लगी। यहाँ पर क्या आपको हम बताते हैं, जैसे हम लोग समतल जगहों पर रहते हैं तो बहुत भीड़ वगैरह दिखती है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वहां पर जीवन कठिन हो जाता है। और कठिन होने के साथ ही वहां पर लोगों का मिलना, यानी लोग वहां पर कम रहेंगे, आएंगे जाएंगे कम, तो वहां पर लोग कम दिखाई देंगे। ऊंचाई के साथ ही साथ जैसे हम ऊंचाई बढ़ते हैं और नीचे की तरफ देखेंगे तो जो घर होते हैं, जैसे ताश के पत्ते होते हैं छोटे छोटे हमारे सामने बिखरे होते हैं, उसी तरीके से उतने छोटे छोटे हमको वो घर दिखाई देने लगते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि हिमालय कितना विशाल है। हम जानते हैं कि हिमालय दुनिया में एक सर्वोत्तम पर्वतों में गिना जाता है, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं उसकी विशालता का हमें अनुभव नहीं होता। तो लेखिका जब वहां पे गई तो उन्हें एक्चुअल में हिमालय कितना विशाल है इस चीज का उनको अंदाजा हुआ। फिर उसके आगे रास्ते सकरे और घुमावदार होने लगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पहले नीचे चौड़े रहते, फिर ऊपर की तरफ सकरे हो जाते, तो रास्ते बनाने के जगहें भी कम होने लगती हैं और जल्दी जल्दी घुमाव आने लगते हैं। तो वही बताया गया कि रास्ते सकरे, यानी कि जगह कम हो गई तो रास्ते पतले हो गए और उनमें जल्दी जल्दी घुमाव आने लगा और वो आगे की तरफ बढ़ते गए। गहराइयां खाइयों में बदलने लगी। अब जो गहराई कम थी अब वो क्या खाई हो गई, मतलब अगर हम नीचे झांकें तो हम नीचे पाताल के दर्शन, मतलब जरा सा भी हमारा पैर चूके तो हमारी मौत निश्चित है। इतनी ऊंची ऊंची वादियां और खाइयां होने लगी। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी दिख जाते। पहाड़ों पर हरियाली बहुत होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उनमें फूल कम होते हैं क्योंकि जंगल होता है तो फूलों का मिलना बहुत कम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें वो भी मिलते हुए दिख रहे थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी लगातार सिलीगुड़ी से साथ साथ चल रही थी। वहां की एक नदी है सिक्किम की, जो सिलीगुड़ी से उन्होंने यात्रा शुरू करी थी तो वो वहां से साथ चल रही थी। नदी का नाम याद रखिएगा, तिस्ता नदी नाम है। और वो इतनी साफ और स्वच्छ लग रही थी और सूरज की रोशनी में ऐसी चमक रही थी जैसे कि चांदी बह रही हो। तो यहाँ पर दिया है ना, साफ देखिए, चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी। चांदी की तरह क्यों चमक रही थी? क्योंकि वो एकदम साफ थी और उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए वो चांदी की तरह चमक रही थी। प्रसन्न लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए थी कि जीप चलती हुई
सेवन सिस्टम फॉल के सामने आकर खड़ी हो जाए। वो बहुत एंजॉय कर रही थी लेखिका, और साथ ही अपना सर नवा रही थी कि इतना सुंदर जगह उन्हें देखने को मिल रही है। अब वो कहाँ पहुंच गए थे? सेवन सिस्टम फॉल पे। नाम जगह का याद रखिएगा, सेवन सिस्टम फॉल के सामने आ गई। झरने की कलकल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। अब एक फॉल था, टूरिस्ट प्लेस था, तो वहां पर गाइड ने जीप रोकी और वो सभी वहां पर उतरे और एंजॉय करने लगे। तो लेखिका भी थोड़ी देर वहां पर बैठ गई और वहां पर उस चीज को महसूस किया कि जीवन कितना साफ और स्वच्छ है। तो अपने अंदर की बुराइयों को वो बाहर निकाल के उस फॉल में बहा देना चाहती थी। वो फॉल तीस्ता नदी का ही फॉल था, याद रखिएगा। तो वो उस फॉल में उसको बहा देना चाहती थी और बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से जाना चाहती थी। सॉरी। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वह भावुक हो उठी। मतलब जब उन्होंने ये सारी चीजें महसूस करी कि इतना सब कुछ स्वच्छ आत्मीय है, तो वो बहुत ही भावुक हो गई थी। तो उसी समय उन्होंने ये निश्चय किया था कि मैं इस यात्रा वृत्तांत को शब्दों में जरूर पिरोऊंगी। मतलब जो मैं यात्रा कर रही हूँ इसे जरूर वर्णित करूंगी। फिर आगे बढ़ने पर बादलों की लुका छिपी के बीच हिमालय की शोभा हरे, पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगी। कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो वाक्य इन्होंने बोला कि जैसे वो आगे बढ़ी तो कहीं हरियाली दिख रही है, तो कहीं पीले पत्थर दिख रहे हैं और कहीं पर पथरीले सिर्फ पत्थर हैं, कहीं मिट्टी के हैं तो पीले दिख रहे हैं, हरियाली है तो हरा दिख रहा है और कहीं पथरीला रूप दिख रहा है। पल पल बदलती और सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगा। अब हम जब इतने पहाड़ के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमको क्या महसूस होगा? हम तो यार बहुत ही छोटे से हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, इतना हम इस पहाड़ के सामने कितने छोटे हैं। तो उनको वहाँ पे बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था कि अरे हम तो बहुत ही छोटे हैं इस सारी दुनिया के सामने। हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन हम इस संसार में सिर्फ एक तिनके के मात्र, तिनका एक छोटे सा घास का टुकड़े को बोलेंगे तो हम एक तिनके के मात्र हैं। अज्ञान दूर होने लगा। अज्ञानता होते ही एक बार फिर उनसे प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, दोहराई। मतलब जब उनकी अज्ञानता दूर हुई, कहने का मतलब जब उनको लगा कि नहीं हमसे भी सज्ञान बड़ी चीजें इस दुनिया में हैं, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी और उनको बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। लेखिका ने बच्चों को पीठ पर बंधे सकरे रास्तों को वो चौड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को देखा। अब उन्होंने क्या देखना, अभी तो वो प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी, अब उन्होंने क्या देखना शुरू किया, वहां के लोगों का जनजीवन, कि वहां पर पीठ पर अपने बच्चों को औरतों ने बांध रखा है और जो रास्ते हैं उनको चौड़ा कर रही हैं। वहां के लोकल लोग ही तो वहां के काम करेंगे, तो वहां के लोग क्या है, उन रास्तों को चौड़ा कर रहे हैं और खास तौर से औरतें कर रही हैं। चाय बागानों में काम करने वाली स्त्रियां भी देखी, वहां पर स्त्रियां भी चाय बागानों में काम, मतलब चाय की पत्तियां तोड़ने का काम करती हैं। 7-8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ पे इतना इजी है, हम लोग के लिए ट्रैवल के लिए बस मिल जाती है, हम लोग या कोई कन्वेंस मिल जाता है, घर से बाहर निकलिए या हमारा खुद प्राइवेट कन्वेंस रहता है, हम इजीली स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन पहाड़ों में ये जनजीवन बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे एक साथ झुंड बना के एक गांव के बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ के जाते हैं स्कूल पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हर जगह स्कूल नहीं होते, वहां पर काफी बड़े एरिया में एक छोटा सा स्कूल है और आसपास के बहुत सारे लोग काफी लंबी लंबी दूरी तय करके उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और वहां पे इजीली कन्वेंस अवेलेबल नहीं होता है, लोगों को अपनी मेहनत से ही काम करना पड़ता है। फिर जंगल से लकड़ी काट कर लाना, पानी भरना, मवेशियों को चराने के काम स्त्रियों के साथ जुड़े बच्चों को देखकर लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। मतलब वहां पर आप ये विश्वास करिए कि स्त्रियां घर के काम के अलावा भी बाहर के ऐसे काम इजीली, जैसे हम लोग घर में गैस ऑन करते हैं इजीली खाना बना लें, ऐसा नहीं होता। वहां पे आपको चूल्हा जलाना है तो लकड़ी लाने हैं, घर में जानवर हैं तो उन्हें चराने जाना है, पानी भी पाइपलाइंस नहीं है वहां पर, नदी से भर भर के पानी लाना है हमें और हमें घर के काम करने। स्त्रियां जो ये काम कर रही हैं, साथ साथ में बच्चे भी उनके साथ इन सारे कामों में मदद करते हैं। इस चीज को देखिएगा। फिर
उसे लगा कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों में भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने के लिए संघर्ष अधिक है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने के निर्देश भी लिखे थे। मतलब अब लेखिका को इस चीज का एहसास हुआ कि मैदानी इलाके जहां हम लोग रहते हैं वहां जीवन तब भी ज्यादा सरल है बनस्पत आपके पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में हर एक छोटी सी चीज जुटाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो पानी हो, खाना हो या ईंधन हो, कुछ भी हो, सभी कुछ मतलब बहुत ही मेहनत के साथ मिलता है। और फिर आगे जैसे जैसे हम रास्तों में बढ़ते हैं, सभी जगह ऐसे लिखे होते हैं, दिशा निर्देश लिखे होते हैं, तो वहां पर जैसे जैसे वो रास्तों में आगे बढ़ रही थी वहां हर जगह सावधानी पूर्वक चलने के उनको दिशा निर्देश भी मिल रहे थे। तो अब ध्यान दीजिएगा रास्ते में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, स्त्रियां देखी, बच्चे देखे, उन्होंने क्या क्या काम किया, यही सब आपको प्रश्न उत्तर में अपनी भाषा में पिरो कर लिखना है। फिर यूथोंग जाते हुए लेखिका को रात लायुंग की शांत बस्ती में बितानी पड़ी। अब वो यूथोंग क्यों जा रही थी? क्यों? क्योंकि उनको बर्फ देखनी थी, लेकिन उनको यूथोंग में बर्फ नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पोल्यूशन के कारण अब वहां पे बर्फ गिरना बंद हो गई थी या बहुत कम हो गई थी। जिस सीजन में वो गई वहां उनको बर्फ नहीं मिली। अब वो उससे आगे बढ़ रही थी, तो उस रास्ते में उनको जाने के लिए कहां पर उनको रुकना पड़ा? लायुंग में। तो जब वो लायुंग में रुकी तो वहां पर रात बिताई एक शांत बस्ती में। तो अब उन्होंने रात में वहां कैंप फायर वगैरह किया। वहां उनसे यह विचार किया गया कि मनुष्य ने प्रकृति की लय, ताल और गति को बिगाड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। क्यों अपराध किया है? देखिए, बर्फ देखने की इच्छा लायुंग में भी पूरी ना होने के कारण 500 फीट ऊंची ऊंचाई पर कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। कटाव का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा था। हमने क्या बोला? वो बर्फ देखना चाहती थी, लेकिन मनुष्य ने अपनी कार्यकलापों से पर्यावरण को बिगाड़ दिया, और बिगाड़ने का नतीजा क्या हुआ कि अब जो बर्फ उन्हें यूथोंग में मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, और लायुंग में भी नहीं मिली। अब वो कहां बढ़ रही थी? उससे 500 लायुंग से और 500 फीट की ऊंचाई पर उनको जाना था कटाव। कटाव जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फिर अब जैसे कटाव का रास्ता जैसे जैसे अब जितनी ऊंचाई पे जाएंगे रास्ता खतरनाक होता जाएगा। धुंध, चारों तरफ धुंध, रास्ते में धुंध, रास्ते सकरे, एकदम एक बार में एक ही गाड़ी पास कर सकती है, इतने सकरे सकरे रास्ते। अब वहां पहुंचने पर ताजा बर्फ से ढके पूरे पहाड़ चांदी, जैसे लग रहा है चांदी गिरी हुई है। और जब वो वहां पर उतरे तो और बाई चांस उसी समय बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई। घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। यात्री आनंद उठाने लगे। जब नई बर्फ गिरी होती है तो बहुत पोली होती है, मतलब घुटने घुटने तक उस बर्फ में वो दबने लगे और बर्फ गिरने भी लगी। और यात्री यानी कि खुद वो लोग और उनके साथ जो यात्री थे वो भी उतर के वहां पर एंजॉय करने लगे। फिर लेखिका की मित्रा मतलब आपकी जो उनकी मित्र थी मणि ने कटाव को स्विट्जरलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर बताया। सब लोग बोलते हैं कि वो भारत का स्विट्जरलैंड है, लेकिन नहीं, जो मणि थी वो स्विट्जरलैंड की यात्रा कर चुकी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये स्विट्जरलैंड जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सुंदर और स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर है। मतलब स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है जितनी सुंदर जगह कटाव है, तो और ऊंचाई भी स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। लेखिका ने भी उस सुंदर दृश्य को हृदय में समा लिया। वह अत्यधिकतम से जुड़ गई। मतलब आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि हम वहां ईश्वर को महसूस करने लगे, कि हम इतने शांत हो जाते हैं सारी चीजों से कि हम वाकई वहां पर अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और यही महसूस किन्होंने किया? हमारी लेखिका मधुकांकरिया जी ने। फिर विचार करने लगी कि शायद ऐसी ही सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। कहते थे ना, ऋषि मुनि कहां जाते हैं तपस्या करने के लिए? पहाड़ों पर जाते हैं। तो वही सेम यहां पर हुआ कि वो पहाड़, उन्होंने भी कहा कि ऋषि मुनियों ने इसी आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर यहीं पर इतने बड़े बड़े वेदों की रचना की होगी। मणि ने हिम शिखरों को एशिया के जल स्तंभ बताया। क्यों बताया? जल स्तंभ क्यों बताया? हमारी नदियां कहां से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं। और पहाड़ों में पानी कहां से आता है? इन्हीं बर्फ से पिघलकर इन नदियों में आता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो गंगा नदी है, हमारी प्रसिद्ध गंगा नदी जिसे हमारे लिए पूजनीय, वो कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो वो ग्लेशियर ही हमारी गंगा नदी का स्रोत है।
तो यानी कि ये बर्फ जो है, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ हमारे पानी का मुख्य स्रोत है। फिर आगे, कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौजियों की कर्तव्य निष्ठता ने लेखिका को भावुक बना दिया। कटाव से यूथोंग की ओर जाते हुए प्रियोता और रोडोडेंड्रन के फूलों की घाटी को भी देखा। यूथोंग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, वापस पलटना शुरू किया। अब ये कहां पलट रही थी, वापस अब यात्रा, कटाव तक इन्होंने बर्फ देख ली, अब वापस इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, अब समतल एरिया में आने के लिए। तो जब लौटने लगी तो वहां पर बहुत सारे सैनिक भी थे और उन्होंने तब महसूस किया कि हम लोगों को थोड़ी सी ठंड मैदानी इलाकों में लगती है तो हम लोग कड़कड़ा जाते हैं, और यहाँ पर इतनी ठंड में भी हमारे सैनिक वहां पर पहरा देते हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि आप चैन से रहिए, हम आपके लिए जाग रहे हैं। अब वो वापस जब बढ़ने लगी तो उन्होंने देखा कि यूथोंग जब वापस आई तो उन्होंने महसूस किया कि कटाव बहुत ज्यादा सुंदर था, लेकिन यूथोंग इतना सुंदर नहीं था। और इस तरीके से उन्होंने अपने दिल में कटाव की सारी सुंदरता और इस पूरी यात्रा को मन में बसाकर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। वहां एक सिक्किमी स्त्री ने अपना परिचय जब इंडियन के तौर पर दिया, जैसे उनको वहां पर जब लौट रही थी तो यूथोंग में उन्हें एक स्त्री मिली, उन्होंने बोला कि मैं इस प्रदेश से हूं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो इंडियन हूं। सिक्किम स्त्री ने क्या बोला कि नहीं मैं इंडियन हूं। जब उन्होंने ये चीज बोली सिक्किम स्त्री ने तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हमारे देश भक्ति कितनी अधिक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिक्किम हमारे देश का पहले हिस्सा नहीं था, बाद में बना है। तो और वहां के लोग अब अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। फिर रास्ते में गाइड नार्वे ने चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाए। बोलते हैं कि वहां पे जो कुत्ते हैं वो चांदनी रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वहां पे ऐसे बहुत से कुत्ते हैं जो एक्टिव हो जाते थे, तो उनके बारे में भी नार्गे ने बताया। फिर ये भी बताया कि वहां पर गुरु नानक जी जो है उनके पद चिन्हों का एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। कहते हैं कि वहां पर गुरु नानक जी जब गए थे तो उनके पैरों के निशान के एक पत्थर भी रखा जो नार्गे जी ने उन्हें दिखाया, और वो जो जब उस पत्थर पे उनके निशान पड़े तो उस समय उनके हाथों में चावल की थाली थी, उनके हाथ में चावल थे, तो और चावल जो है वो छिटक के कुछ इस एरिया में गिर गए और तभी से वहां पर चावल की खेती होने लगी। चावल की खेती पहाड़ों पर नहीं होती क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पानी और समतल एरिया चाहिए होता, लेकिन जब से वहां पर चावल गिरे तब से वहां पर चावल की खेती संभव हो पाई। फिर उसी तरह उन्होंने आगे दिखाया, खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पहाड़ी लोगों का मानना था कि वहां पे बहुत ज्यादा देवी देवता रहते हैं। जगह का नाम याद रखिएगा, खेदुम। 1 किलोमीटर का एरिया है वो, और वहां पर बहुत सारे जो है देवी देवताओं का वास, उन्होंने ऐसा बताया। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हिमालय पर्वत हो, नदियां हो, पहाड़ हो, आपके पेड़ पौधे हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पर लोग इन सब की पूजा करते हैं। कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटन स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों के खोजने के प्रयासों की भी जानकारी मिली। हमने बताया था वहां पे उनके साथ बहुत सारे पर्यटक जा रहे थे, उसी में एक थे हमारे कप्तान शेखर दत्ता। तो उन्होंने बताया कि इसको सिक्किम को जब से यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया गया तब से यहाँ पर बहुत से नए स्थलों को खोजा जा रहा है और लगातार खोजा जा रहा है, जो पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। तो हमने इस तरीके से जाया, किस तरीके से हमारी लेखिका ने एक पूरी यात्रा पूरी की और वहां पर बीच बीच में पढ़ने वाले बहुत सी चीजों को बारे में आपको बताया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे कि आप इसके आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने इससे पहले आपका पाठ सना सना हाथ जोड़िए का पाठ का सार कंप्लीट किया, कि आपको पाठ समझाया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, जो हमारे बुक के पीछे प्रश्न दिए रहते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी से नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। हमने क्या बताया था आप लोगों को
कि वो एक जगह रुकी और रात में चारों तरफ उन्होंने अंधेरा देखा, लेकिन जगह जगह कहीं पर जो घर थे उनमें लाइट्स जल रही थी। तो उनको ये चीजें साफ दिखी कि आसमान जो है वो जमीन पर आ गया, मतलब चारों तरफ तारे झिलमिला रहे हैं। तो यहाँ पर उसी चीजों को आपको, जो ये चीज लाइन उन्होंने बोली है, उसको आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है? इसमें दिया हुआ है, रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हों। धरती पर टिमटिमाने का क्या मतलब है? कि हर जगह लाइट जल रही थी और वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि तारे जमीन आसमान से उतर के जमीन पर आ गए हैं। दूर ढलान ऐसी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। होते ना लाइन से घर होते हैं, तो क्या लगता है कि जैसे एक झालर सी जल रही है। झालर जलती है, लाइट जलती है, हम लोग दीपावली में लगाते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे लगता है कहीं पे एक झालर जल रही हो, लाइन से लाइट जल रही थी। फिर उन्हें गंतोक में लेखिका को जादुई एहसास कराया और उसे इस जादू को ऐसा सम्मोहित कर रहा था मानो उनका अस्तित्व ही स्थगित हो गया। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा हो तो अब तो वो जमीन से हट के आसमान में आ गई हैं। तो आपको ये सारी चीज जरूरी नहीं कि जो आंसर्स में आपके सामने दिख रहा है आप यही चीजें मेंशन करें। आप इन सारी चीजों को अपनी भाषा में पिरोकर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? मैंने आपको बताया था कि रास्ते में किस तरीके से औरतें छोटे छोटे रास्तों को चौड़ा कर रही थी, सकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी, पीठ में अपने बच्चों को बांधे हुई थी। हर चीज के लिए वहां मेहनत करनी पड़ती है, चाहे पानी लाना हो, लकड़ी लाना हो, मवेशी चराना हो, या बच्चों को कहीं दूर स्कूल में पढ़ने जाना हो। तो ये सारी चीजों का सबसे पहले आप विस्तृत वर्णन करेंगे और उसके बाद में आप ये चीज बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर हर एक चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वहां के लोग कभी इस मेहनत से घबराते नहीं हैं कि नहीं हम आज नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां के लोग इस मेहनत के आदी हैं और इसीलिए वहां पर उस जगह के लोगों को मेहनतकश लोगों, बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो ये मतलब क्या है, गंतों को क्यों बोला गया मेहनतकश बादशाहों का? क्योंकि वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे कि वहां पर लेखिका ने कैसे कैसे लोगों को मेहनत करते देखा। जब आप उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बाद में आप लास्ट पैरा में इस चीज को मेंशन करेंगे कि वहां के लोग इस मेहनत को करने से घबराते नहीं हैं, जबकि ये सारी मेहनत उनके जीवन का एक अंग है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? यहां पर यह चीज बताई गई कि जब कभी एक बुद्धिस्ट, आपको बुद्धिस्ट होता है, हम कहते हैं ना जो महंत होते हैं, जो बड़े होते हैं बौद्धों में, जब उनका देहांत हो जाता था तो वहां पर श्वेत पताकाएं लगाई। सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं और इस पर मंत्र लिखे होते हैं और ये किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाए जाते हैं। और ये जो रंगीन पताकाएं होती हैं किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर लगाई जाती हैं। तो ये किस तरीके से शोक और नए दोनों काम के लिए ये पताकाएं लगाई जाती हैं। फिर उसके बाद में आते हैं, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? तो यहां पर क्या बताया उन्होंने, सभी कुछ चीजें लाइन बाय लाइन बताई। तो इसे भी आप पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या जानकारियां दी, कैसे कैसे नार्गे ने सिक्किम रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिली। हमने आपको बताया था जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, हरियाली भी थी, फूल भी थी, गहरी गहरी खाइयां भी थी, तो सारी चीजों के दर्शन कराए। तो यहाँ पर फिर घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता, नार्गे ने बताया कि वहां खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती। कहाँ की जाती है? कटाव की जाती है। कटाव कहाँ है? भारत का स्विट्जरलैंड है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आता है क्वेश्चन मोस्टली, अभी आपको आगे इस बारे में आएगा भी। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं भी बुद्धिस्ट की मृत्यु। तो उन्होंने जो एक एक चीजें बताई हैं वो सारा एक्सप्लेन करना है। उन्होंने गुरु नानक के पैर के निशान बताए थे, उन्होंने बताया था वहां से चावल, उनकी थाली से चावल गिर गए थे तो यहाँ चावल की खेती होने लगी। फिर उन्होंने खेदुम नामनी जगह बताई जहां पर बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो ये सारी चीजें, और वहां पर युवतियां किस तरीके का परिधान डालती हैं, परिधान जो डालती हैं वो उनका नाम होता है बोकू। बोकू नाम का एक परिधान डालती हैं, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया।
और घर और घाटियां ताश के पत्ते की तरह लग रहे थे। तो जो एक एक चीज वहां पे उन्होंने देखी, और नार्गे यानी जितेन नार्गे ने उन्हें जो जो चीजें एक्सप्लेन करी वो आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, वहां के लोग मेहनतकश होते हैं। ये भी चीज इन्होंने, नार्गे ने ये चीज बताई तो, लेकिन लेखिका ने ये सारी चीजें वहां पर देखी भी। फिर स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं, स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, रास्ते चौड़े करने, मेहनत कश मजदूरी करने का काम भी करती हैं, और साथ में बच्चे जो हैं उन्हीं के साथ सारे कामों में हाथ बटाते हैं, यहाँ तक कि लकड़ी चुन के लाना, जानवरों को चराना, और साथ में जहाँ पे भी स्त्रियां काम करती हैं उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। फिर बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ने जाने के लिए जाना पड़ता है, ये भी चीज उन्होंने बताई थी कि यहाँ पर जो है जगह जगह स्कूल नहीं है, तो बच्चों को बहुत 6-6, 7-7 किलोमीटर चल के ऊंचाई चढ़ के अपने स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगस्टोंग में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखी। हमने आपको बताया कि वहां पर उन्होंने बताया कि लोंगस्टोंग जो जगह थी वहां पर कुछ चक्र लगे हुए थे, जिनको घुमाने से ये होता है कि उनके पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो सेम यही चीज क्या होती है समतल एरिया में गंगा नदी के साथ होती है, कि हम गंगा नदी में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो इसी चीज से लेखिका ने पहाड़ी और समतल एरिया के लोगों को रिलेट किया कि यहाँ पर एक चक्र घुमाने से लोगों के पाप धुलते हैं, और वहां पर नदी के पानी में स्नान करने से लिए, इसलिए चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे समतल इलाका हो, यहाँ पर लोगों की आत्माओं में श्रद्धा बसी हुई है। यही चीजें देखिए यहाँ पर दी है, आत्मा एक जैसी है। क्या घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में सेम यही धारणा है कि वहां पर नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को लगा कि मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा, हमने इतनी प्रगतियां की हैं, इतने आविष्कार किए हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये इसमें भी हमें विश्वास है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, जितेन नार्गे को गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण थे। जाहिर सी बात है, जितेन नार्गे ने हर एक, जैसे गाइड, हम कहीं घूमने जाते हैं, गाइड हायर करते हैं, तो उस जगह की एक बारीक से बारीक चीजों को बताता है। तो जितेन नार्गे ने भी मधु कांकरिया जी को और उनकी मित्र को हर एक बारीक चीज के बारे में बताया। जैसे एक गाइड अपने देश के इलाके की कोने कोने की भली भांति परिचित होता है और संपूर्ण जानकारी रखता है। मतलब अब गाइड जो होगा वो उसी इलाके से रिलेटेड रहता है जहां पे वो घुमाने के लिए लेके जा रहा है, तो वहां की हर एक चीज के बारे में वो जानकारी रखता है। उसी तरह वहां की भौगोलिक स्थिति और आपकी क्या कहते हैं मौसम की जानकारी का और जलवायु का, इतिहास का पूर्ण जानकार होता है। तो नार्गे को भी ये सारी चीजों की जानकारी थी, जैसे जैसे वो चीजें बता रहे थे। कुशल गाइड अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न का उत्तर देता है, जो जो उनसे पूछा जाता है वो सब चीज के, तो और नार्गे जी ऐसा ही कर रहे थे। फिर एक कुशल गाइड अपने प्रति विश्वसनीयता और भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर सकता है। यहाँ पर क्या है, विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि हम जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम जो कह रहे हैं वो ऐसा हुआ है, और नार्गे के अंदर ये चीज थी, वो विश्वास दिला सकते थे कि ऐसा यहाँ पर हुआ है, और उन्होंने ऐसा किया भी। फिर नेक्स्ट, गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना चाहिए। थी चीज, समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना भी कुशलता से करते थे। जब याद है कि वो लुआंग में रुके तो वहां पर चारों तरफ काफी सन्नाटा था, तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर हम कैंप फायर करते हैं, मतलब आग जला के हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और जब आग जलाने की नार्गे ने वहां पर पेशकश की, तो और जलाने के बाद वहां के लोगों ने वहां पर खूब मजे भी किए, मनोरंजन किया, गाने गाए। तो ये एक चीज होती है कि अपनी बुद्धि से कैसे जो अपने साथ पर्यटकों को लेके आए हैं उनको हम एंजॉय करा सकें, और ये चीज नार्गे जी ने करवाया। फिर एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, और इसमें पूरी यात्रा का प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बनती है। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता है, वहां के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराते हैं, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराता है। कहने का मतलब वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए।
आप ये हम बात ये नहीं हो रही है कि तेज होनी चाहिए, बात क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। और नारगे जी की वाणी प्रभावशाली थी। कैसे थी हमें उन्होंने पाठ में बोला तो नहीं, तो हम कैसे पता लगाएं कि प्रभावशाली थी? ये उनके कहे गए वक्तव्यों से हमें पता चलता है जो उन्होंने पाठ में बोले हैं कि यहाँ पर गुरु नानक जी के पद चिन्ह हैं। तो ये चीज आप इतने प्रभाव और इतने विश्वास से कहिए कि सामने वाला विश्वास करे। तो वो सामने सभी लोगों ने विश्वास किया कि ये उनके पद चिन्ह हैं। साथ में ही यात्रियों को रास्ते में आने वाली हर एक चीज के बारे में बताना। हम जैसे जैसे बढ़ते, अब गाइड सिर्फ चुप करके बैठेगा तो हमें सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, तो वहां पर वो सारी चीजें बता रहे थे। तो इस तरीके से प्रत्येक दृश्य का वर्णन किया गया। फिर नेक्स्ट है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने जो पूरा पाठ पढ़ा है उसको समरी के तौर पर एक लघु क्वेश्चन आंसर बनाकर लिखिए। लघु मतलब शॉर्ट आंसर लिखिए। तो आपने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है उसे आपको अपने शब्दों में पिरोना है और छोटा कर देना है। ध्यान रखिएगा, जैसे शुरू करी यात्रा तो रास्ते में कैसे टिमटिमाते तारे मिले, फिर दूसरे दिन सुबह उन्हें कंचनजंगा पहाड़ी नहीं दिखी, फूलों की वादियां दिखी, फिर वो आगे बढ़ी यूथोंग के लिए तो कैसा रास्ते में रहा, फिर उन्हें फॉल मिला, फिर उन्होंने लुआंग में जगह रात बिताई, आगे बढ़ी कटाव के लिए 500 किलोमीटर ऊपर, तो वहां पर उनको बर्फ मिली, बर्फ में किस तरह एंजॉय किया। तो ये सारी कहानी आपको बतानी है। फिर जब वो वापस लौटने लगे तो नार्गे ने रास्ते में बताया कि गुरु नानक जी के पद चिन्ह हैं। फिर खेदुआ नामक जगह बताई जहां पर देवी देवताएं हैं, देवी देवता वास करते हैं। फिर वो सैनिकों से मिली। तो हर एक चीज को शॉर्ट करके आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। अब हमने आपको बताया था कि हिमालय इतना बड़ा था कि उसके सामने वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी थी। तो ये चीज आपको शब्दों में लिखनी है। उनकी जितनी भी भाषा थी उसको उन्होंने बहुत लंबे वक्तव्य में बोला है, आपको इसको भी शॉर्ट करना है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर महसूस किया कि हमारे अंदर आध्यात्म जाग रहा है, मतलब हम अपने आप को ईश्वर के करीब पा रहे हैं। और इतने बड़े हिमालय के आगे हम अपने आप को किस तरह छोटा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं, पहाड़ की साइज पर मत जाइए, वहां पर लोगों के जीवन कितना कठिन है और हम कितना सरल जीवन जी रहे हैं। तो हमने अपने आप को उसके सामने भी छोटा पाया। वहां के लोग कितनी मेहनत करते हैं, हर काम के लिए जद्दोजहद करते हैं और हमें हर एक चीज बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन करनी है। ये हिमालय की विशालता, हिमालय सिर्फ पत्थरों से नहीं, वहां के रहने वाले लोगों और वहां की जलवायु से भी बना है। वहां की जलवायु कितनी कठिन है ये भी आपको इस आंसर में मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। अब उसमें कई दृश्य झकझोर गए। एक तो जब वो फॉल के किनारे बैठी तो उन्होंने अपनी सारी बुराइयां उस फॉल में बहा देने के लिए बोला। फिर उन्होंने वहीं पर निश्चय किया कि अब मैं इस यात्रा वृत्तांत को जरूर लिखूंगी। फिर उसके बाद उन्होंने जब बच्चों को इतना, छोटे छोटे बच्चों को इतना पैदल चल के इतनी ऊंचाई तक जाते हुए पढ़ने जाने के लिए देखा, तब एक उनको बहुत झकझोर गया। फिर एक और आया था जब वो सैनिकों से मिली कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी सैनिक जो हैं वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और सिक्किमी औरत से मिली कि उन्होंने बोला नहीं मैं तो हिंदुस्तानी हूं। तो इस तरीके से कम 4 से 5 वक्तव्य आपको इस आंसर के अंदर लिखने हैं जो हर एक परिस्थिति उनको झकझोर के गई। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज लिखी जा रही है आप उसी लैंग्वेज में लिखो। हर एक आंसर को आप इजी करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते, मगर मतलब पूरा निकलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। आपको कहानी से हटके बाहर नहीं जाना है। जो कहानी चल रही है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ आपको उतना उत्तर देना है और लिमिटेड आंसर देना है। फिर नेक्स्ट आया हमारा, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान रहा। अब याद रखिएगा, सैलानी यानी सिर्फ आपकी लेखिका ही नहीं, उससे रिलेटेड जितने लोग चल रहे थे उसमें कौन कौन हमारे शामिल थे। एक तो हमारा गाइड जितेंद्र नार्गे जी थी। फिर उसके बाद एक वो कुशल गाइड थे, तो उन्हीं ने हमको सारा
जो है वो बताया। उसके अलावा उनके जो एक कैप्टन थे उन्होंने बताया, दत्ता जी। फिर और एक उनकी जो फ्रेंड थी मणि, उन्होंने बताया। क्यों? मणि ने बताया था कि कटाव एक भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और दूसरा जो कैप्टन साहब दत्ता साहब थे उन्होंने ये चीज बताई थी कि सिक्किम को पर्यटन स्थल जब से बनाया गया तब से यहाँ पर नई नई चीजें खोजी जाने लगी। तो ये सारी चीजें, सारी भौगोलिक इन लोगों ने हमें दर्शन कराए। इन लोगों के बारे में आपको हमने 3 लोगों के बारे में बताया, आप तीनों लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद आता है कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अब हमने क्या बताया कि प्रकृति हमसे बहुत कम लेती है लेकिन हमें लौटाती बहुत ज्यादा है। इससे पहले इस वक्तव्य का मतलब समझिए, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। यहां पर मतलब क्या है? प्रकृति से, प्रकृति हमसे बहुत कम लेती है और लौटाती बहुत ज्यादा है। इस लाइन का ये मतलब है। अब उसने, लाइन का मतलब आपको समझ गया। अब उसने आपसे पूछा क्या है, आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में इसमें क्या भूमिका है। हम जो आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, इसमें फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, इतना आपका बिल्डअप इमारतें खड़ी कर रहे हैं, तो इसमें जो भूमिका निभा रहे हैं हम, ये क्या सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो आप ये देंगे। फिर हम इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, मतलब हम इस प्रकृति को सहयोग देने के लिए पहले तो नष्ट कर रहे हैं हम, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। फिर अब इसको हम अच्छा करने के लिए क्या आर्थिक प्रगति दे सकते हैं। कहने का यहां मतलब है कि हम किसी संस्था के साथ जुड़कर पेड़ों को लगा सकते हैं, उसमें आप पैसे, आर्थिक का मतलब होता है पैसे दान देना। कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं होती। तो जो वन संरक्षण या संरक्षण से रिलेटेड कोई भी आपकी संस्था है, उसमें आप पैसा दान देकर इसमें सहयोग दे सकते हैं, श्रमदान दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। और साथ में ये भी बताना है आपको प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इस चीज को भी मेंशन आपको इस पैरा में करना है। फिर है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। हमने आपको बताया कि हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, इधर उधर कूड़ा करकट फैला रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, इमारतें खड़ी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इतना कंक्रीट इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, ये नुकसान हम जानते हैं। लेकिन क्या करना है, आप इसे रोकने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। आप कार्बन का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। कार्बन का उत्सर्जन हम कैसे कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के यूज को हम कम करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। प्राकृतिक चीजों पर हम ज्यादा निर्भर हो, बनस्पत आपके बनाए गई चीजों पर। तो प्रकृति से जो हमें मिल रहा है उस पर हमें ज्यादा निर्भर होना है। पानी का आपको वेस्टेज कम करना है। तो एक तरीके से प्रदूषण रोकना हमें किस तरीके से है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसी को आपको दूसरी तरीके से दिया गया है कि आप जैसे होता है ना, हम लोग क्वेश्चन पूछा था कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो उसी तरीके से इन्होंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपको यही चीज यहाँ पे बतानी है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे रोकने में हमारी भूमिका किस प्रकार हो सकती है। भूमिका कैसे होगी, हम इसको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटने से रोकें, नदियों को निर्मल और स्वच्छ रखें, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रदूषण के कारण और स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखिए। अब प्रदूषण की वजह से तो बहुत सारे नुकसान हुए हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपका गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पानी की कमी, स्वच्छ पानी की कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या खाली एक स्नोफॉल कम हुआ है ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। उन सारे नुकसानों को आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है आपका कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। कटाव बताया था ना, भारत का स्विट्जरलैंड, तो वहां पर क्या था कि वहां पर आपकी कोई भी दुकान नहीं थी। इसको क्यों पक्ष में बोला गया, इसलिए पक्ष में बोला गया क्योंकि वहां पर अगर दुकानें होती तो वो एक पर्यटन स्थल बन जाता और वहां पर
प्राकृतिक सौंदर्यता खत्म हो जाती, स्वच्छता खत्म हो जाती। तो इस तरीके से वहां पर आपका दुकान ना होना एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति तो जल संचय बहुत अच्छे से करती है, जैसे बहुत से पेड़ों की जड़ों में पानी रहता है, तालाबों में वो इकट्ठा करती है, पानी अंदर अपने सूखती है तो हमारे जो वाटर लेवल है वो अप हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। देखिए क्या दिया है इसमें, नायाब ढंग प्रकृति ने सर्दियों में बर्फ के रूप में संग्रह हो जाती है और गर्मियों में हमें पानी दे देती है। फिर और उसके बाद में जलधारा बनकर नदियों में भर देती है, नदियां बहती हैं और हमें पानी बुझा देती हैं। इसके अलावा ये नदियां सागर में मिलती हैं, जब सागर में मिलती है तो इवेपोरेशन होता है और उस इवेपोरेशन से फिर बारिश होती है, फिर वो संचय शुरू होता है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको बताना है कि जो बैठे हैं उनको क्या मुसीबतें होती हैं। हमने आपको बताया इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, कहीं का ज्यादा, जैसे राजस्थान की सीमा पर रहते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, अगर पहाड़ों पर रहते हैं तो बहुत कम हो जाता है। तो ये आपको तकलीफें होती हैं, खाने पीने की, रहने की बहुत सी तकलीफें, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर जब आप उनको मेंशन कर देंगे उसके बाद उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सहारा दे सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए नीचे दें, आराम से अपने घरों में बैठे हैं और जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं, तो उनके लिए उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि हम तो फ्रंट पे जाके नहीं कर सकते ना, अब वो कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो ध्यान उनके परिवार की तरफ रहता है हम उसको अलग कर सकते हैं उनसे। तो ये हमारा ध्यान रहना चाहिए। और इस तरीके से हमने अपने पूरे के पूरे 16 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। फिर आपको मैं एक चीज मेंशन कर रही हूं कि हर आंसर को लिखते समय ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको सिर्फ उतना ही उत्तर देना है। कोई कोई क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा जाता है तो उसके 2 पार्ट में आपको आंसर देने हैं, और कोई सिर्फ 1 पार्ट में पूछता है तो आपको उस पार्ट में आंसर देना है। आप इसकी लैंग्वेज इजी कर सकते हैं, लेकिन आप विषय से मत भटकिएगा और बहुत ज्यादा लेंथी मत लिखिएगा। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन में। ओके, बाय।